नमस्कार। भूगोल कक्षा 11 के 15वें अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन किस तरीके से संभव है। तो सबसे पहले हम जैव मंडल की बात करते हैं। ये जैव मंडल 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। जो पहला कंपोनेंट है उसको वातावरण या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। दूसरा कंपोनेंट स्थल है जिसको लिथोस्फीयर या लैंड कहा जाता है, और तीसरा कंपोनेंट जल है जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जिस जगह पे ये तीनों इंटरसेक्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वो इंटरैक्शन की वजह से आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर बनता है। ये बहुत सारे कारकों से प्रभावित हो सकता है। वो तापमान, वर्षा, मॉइस्चर, सूर्य की किरणें, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम अपने आसपास का पर्यावरण देखेंगे तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं समझना। बायोटिक या जैविक फैक्टर्स वो हैं जैसे वनस्पति और जीव जंतु, जबकि अजैविक फैक्टर्स वो हैं जैसे आपका तापमान हो गया, वर्षा हो गया। तो ये सारे आपके अजैविक पदार्थ देखे गए हैं। जहाँ पर भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, हम एक साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं जहाँ पर हम जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स का लगातार इंटरैक्शन समझ सकते हैं और एक फिजिकल फीचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो शब्द इकोलॉजी है ये अपने आप में समझना ज़रूरी है। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, लॉजी और इकोस। तो लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी, और इकोस का मतलब होता है कि किस तरीके से आप इकोस का मतलब होता है घर या हाउस। तो अगर आप अपने घर की स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ये वातावरण, ये पर्यावरण हमारा घर है। तो इसकी जब आप स्टडी करते हैं तो उसको आप इकोलॉजी कहते हैं। ये शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और उसके बाद बहुतायता में हम ये शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। जहाँ पर भी हम समझते हैं कि व्यक्ति एक स्थान पर रहता है, वो उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। वो हैबिटेट उसके भौतिक और रासायनिक गतिविधियों को दर्शाता है। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर आप उस चीज़ में ढलने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल अडाप्टेशन कहते हैं। जैसे एक गिरगिट है तो वो अपने आसपास का वातावरण देख के रंग बदलेगा, तो ये हो गया इकोलॉजिकल अडाप्टेशन। अब इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। आज हम 2 विभिन्न डिविजन्स इसके देखेंगे, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जो पानी से रिलेटेड है। ये 2 तरीके से हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। मराइन वाटर को वापस हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो समुद्री, एक तटीय या कोस्टल, और एक कोरल रीफ की तरह। जो फ्रेश वाटर होता है उसके लिए हम कह सकते हैं तालाब में हो सकता है, कुंड में हो सकता है, नदियों में हो सकता है, झरनों में हो सकता है। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम 4 विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला तो जंगलीय, दूसरा है आपका ग्रासलैंड, तीसरा है रेगिस्तानीय या डेजर्ट, और चौथा है टुंड्रा या ध्रुवीय। तो ये आपका एक बहुत मेजर इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स एक साथ कार्यरत रहते हैं तो उनको हम बायोम कहते हैं, और बायोम की जो बाउंड्री है वो वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। तो क्लाइमेट उसका मेजर डिटर्मिनेंट देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम है, जो तांत्रिकी तंत्र है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या हैं। तो स्ट्रक्चर्स तो हमने जैसे कि समझे जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फंक्शन समझने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पेड़ है, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और उन पर बाकी सब जीव जंतु निर्भर होते हैं। जो पहला जीव जंतु सीधे पेड़ को कंज्यूम करता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं, और जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को हम फूड चेन की तरह समझते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ काम करती हैं तो हम उनको फूड वेब कहते हैं। और इन सभी में अगर हम एनर्जी का फ्लो देखें तो वो सिर्फ पेड़ों से जंतुओं की तरफ है, इसलिए हम उसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं, या वो सिर्फ एक तरफा ही रहता है। अब जैसा कि हमने बोला बायोम्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो पहला बायोम तो हो गया फॉरेस्ट का, दूसरा ग्रासलैंड का, तीसरा है आपका डेजर्ट का, और चौथा है आपका टुंड्रा का। इसके अलावा एक और है जिसको हम अल्टीट्यूडनल बायोम कहते हैं, मतलब ऊंचाई के साथ जो
बदलाव देखे गए हैं। तो अगर पहाड़ी पे आप ऊंचा चढ़ रहे हैं तो तापमान और जो वर्षा का लेवल है वो बदलता जाएगा, तो उसको अल्टीट्यूडनल बायोम कहेंगे। टुंड्रा बायोम आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मॉसेस लाइकेन्स मुख्यतः यही खेती देखी गई है। वनस्पति शून्य के बराबर है और मौसम ठंडा रहता है। डेजर्ट बायोम्स को आप बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो पूर्ण रूप से शुष्क हैं, एरिड हैं, एक वो जो सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क हैं, तीसरा कैटेगराइजेशन होता है जो तटीय रेगिस्तान है, और चौथा है जो ठंडे रेगिस्तान है या कोल्ड रेगिस्तान है। तो जो ठंडे रेगिस्तान है उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल गोबी डेजर्ट, लेह लद्दाख का क्षेत्र है। फिर हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स में हम बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना और टेम्परेट स्टेपीज है। ट्रॉपिकल सवाना गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर ह्यूमस की लेयर बहुत कम होती है, जबकि टेम्परेट स्टेपीज जो हैं वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे रहते हैं। वहाँ पर बेसिस की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। अगर जंगलों के आधार पर देखें तो हम उसको टेम्परेट और ट्रॉपिकल दो में विभाजित कर सकते हैं। जो भूमध्य रेखा के करीबी क्षेत्र है उसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं, और उसके परे जो क्षेत्र है उसको हम टेम्परेट कहते हैं। जो ट्रॉपिकल वन है उनको हम वापस दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक तो पर्णपाती हो गए और दूसरा सदाबहार वन हो गए। तो इक्वेटोरियल और डिसूडियस। इक्वेटोरियल आपके सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वहाँ पर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स कम पाए गए हैं, जबकि जो डिसूडियस होते हैं वहाँ न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा पाई गई है क्योंकि लीचिंग कम देखी गई है। तो ये एक बहुत ही बेसिक कैटेगराइजेशन हो गया। अगला हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जियोलॉजिकल प्रोसेस और केमिकल रासायनिक प्रोसेसेस, तीनों प्रोसेसेस मिलके जब एक साइक्लिक मूवमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये या तो गैशियस हो सकते हैं या सेडिमेंट्री हो सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो मुख्यतः गैशियस साइकिल है। सबसे पहला है आपका जल चक्र। तो जल चक्र समझना बहुत सिंपल है। समुद्र से, जल से, पानी से, जमीन से आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, तो इवेपोरेशन हुआ और ट्रांसपिरेशन हुआ पेड़ों से। ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई इससे धीरे धीरे बादलों की संरचना हुई कंडेंसेशन पे, और जब बादल बने तो ये बादल बरसना शुरू हुए जिसको हमने प्रेसिपिटेशन कहा। और ये जो कंप्लीट चक्र हम समझ सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। दूसरा हम समझते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल समझना और भी इंटरेस्टिंग है। अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो कार्बन का उपयोग करती है, वो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो कब काम में लेंगे, जब सूर्य की रोशनी मौजूद होगी। तो सूर्य की रोशनी और पेड़ पौधे एक इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है। तो आसमान में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये कंज्यूम करेंगे। और कौन कौन चीज़ों से आप कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। तो पहला तो है श्वसन प्रक्रिया से, रेस्पिरेशन से, जो कि ना सिर्फ पेड़ पौधे करते, ना सिर्फ जानवर करते हैं पर पेड़ पौधे भी करते हैं। फिर जलाने की प्रक्रिया, कंबशन से, रस्टिंग की प्रक्रिया या जंग लंगरिंग की प्रक्रिया से, और मृत जीवों से या डेड ऑर्गेनिज्म से ये सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है। ऐसा माना जाता है पूरे बायोस्फीयर को अगर देखें तो इसमें आधे मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, इन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम यहाँ पर समझते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जैसा कि हम समझते हैं कि अगर टोटल गैसेस का परसेंटेज देखें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये नाइट्रोजन अमीनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन्स की संरचना में, विटामिन्स में, पिगमेंट्स में, सब में कार्यरत होती है या सब में ज़रूरी होती है। जितना भी नाइट्रोजन दुनिया में मौजूद है वो फ्री फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ फिक्स्ड नाइट्रोजन ही काम में लिया जा सकता है। और 90% जो नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से फिक्स हो जाता है। बचा हुआ नाइट्रोजन आपके लाइटनिंग के प्रोसेस से, रेडिएशन के प्रोसेस से नेचुरली फिक्स होता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 लेवल्स पे हम नाइट्रोजन को समझेंगे, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया
और फिर वापस आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से जब नाइट्रेट होगा, जब वो डिकम्पोज होगा तो फ्री नाइट्रोजन रिलीज होगा। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि रूट नोड्यूल्स में किया जाता है, उसके बाद आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिससे फ्री नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में जाती है और ये सारे ही कंपाउंड्स में यूज होती है। तो ये एक लगातार चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग चक्र पाए गए हैं, पोटेशियम का, सल्फर का, कैल्शियम का, फास्फोरस का। इन सभी चक्रों में हमने देखा है जो मिनरल्स डिसॉल्व हुए हैं, अपरदन की प्रक्रिया, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया और ऑर्गेनिजम्स के जीव जंतु का जो मृत शरीर है उसके द्वारा ये लगातार एटमॉस्फेयर में या वातावरण में आते जाते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी एटमॉस्फेयर से हों, कुछ चक्र सेडिमेंट्री भी होते हैं। जो आखिरी टॉपिक आज हम समझेंगे वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो कभी भी अगर हम किसी डायनामिक इक्विलिब्रियम में हैं तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेशन के साथ साथ कंपटीशन जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बैलेंस संभव नहीं है। अब मान लीजिए कि वन बहुत सारे कटने लग गए, तो इस वनों के कटने के बाद जो परिवर्तन आया उसके द्वारा कंपटीशन उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा सक्सेशन उत्पन्न हुआ कि कौन से जीव जंतु उस क्षेत्र में सर्वाइव कर सकते हैं। जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। अगर कोई नई स्पीशीज आ गई, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, कोई रोग फैल गया, तो ये सारी चीज़ें उस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने में संभव है। तो क्या क्या कारक हैं जो इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं उसको समझना ज़रूरी है और मुख्यतः इकोलॉजी का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण से रिलेटेड अध्याय था जो आज हमने किया। आगे की कक्षाओं में हम और भूगोल के एनसीईआरटी के अध्याय लेके आएंगे, तो आप बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।